सब कुछ इनके हाथ में है। ये विचारों की लड़ाई है। अगर मैं परिवर्तन ला सकता हूं तो इस कलम के बल पर ला सकता हूं, और ये कलम ही इन सारे लोगों की आजादी का एक आसरा है। और जब उन्हें संविधान बनाने का मौका मिला तो हमें आजाद कर दिया, और उन्होंने हमारी आजादी के लिए ऐसा कुछ नहीं छोड़ा जो हम खुश ना रह सके। सारी चीज उन्होंने संविधान में लिख दी, और आज हम सब लोग संपन्न हैं। बड़ी बड़ी कोठियां हमारे पास हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हमारे पास हैं, अच्छा पानी, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छी एजुकेशन, अच्छे अच्छे पद, IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर, लॉयर, वकील, जज, सब बन रहे हैं हम लोग। लेकिन सोचने की बात यह है कि देश को आजाद हुए 76 साल बीत चुके हैं। आज भी जो बाबा साहब ने जो सपना देखा था वो सपना आज भी अधूरा है, और आज भी इस देश में बना हुआ संविधान हमारे बाबा साहब का चलता है। इस देश के PM से लेकर CM तक हमारे बाबा के संविधान से चलते हैं। जब वो जीत कर जाते हैं या पद लेकर हैं तो वो संविधान पे हाथ रखकर शपथ लेते हैं, वो संविधान की शपथ लेते हैं, और वही लोग फिर हमारे लोगों पर अत्याचार करवाने के लिए और लोगों को आगे करते हैं। ये बड़े सोचने की बातें हैं। और आपको एक बात बता दूं मैं कि इतनी विशाल तादाद में होने के बावजूद भी, इस देश में बड़ी आबादी में होने के बावजूद भी फिर भी हम पर अत्याचार हो रहे हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं तो आप ईमानदारी से बताना कि अत्याचार किन लोगों पर होते हैं। बताओ, कोई साथी बताओ, अत्याचार किन लोगों पर होते हैं? अत्याचार होते हैं कमजोर लोगों पर। अगर अपने ही समाज का कोई मजबूत व्यक्ति, अच्छा पैसा वाला है, तो वो भी अगर अत्याचार करेगा तो वो भी कमजोर व्यक्ति पर ही करेगा। अब इसमें सोचने की बात यह है कि जब हम इतनी बड़ी आबादी में, तो हम कमजोर कैसे हैं? कभी सोचा? भाई इतनी बड़ी आबादी में होने के बाद देश में दूसरे नंबर की आबादी हमारी है, फिर भी हम हमारी माताओं को खेतों में उठाकर ले जाकर रेप कर दिए जाते हैं। हमारी बहनों को रास्ता में चलते हुए रोककर लोग बम्बे नाले में ले जाते हैं। हमारे बुजुर्गों को चलने के लिए रोक दिया जाता है। हमारी माताएं अगर रोकती हैं तो गाड़ी चढ़ा दी जाती है। हमारा अगर भाई उनसे कुछ बोल जाता है तो उसे सरेआम पीट कर वीडियो वायरल की जाती हैं। जब हम तादाद में हैं तो कमजोर कैसे हैं? कमजोर हम इसलिए हैं क्योंकि हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, हम नहीं बने। मैं आपको विश्वास दिला के जा रहा हूं कि अगर इस गांव में एक IAS PCS होता तो मजाल नहीं थी कि पुलिस प्रशासन आपके यहाँ इधर घूम जाए, गाड़ी भी घूम जाए। लेकिन हमने बाबा साहब की बात को नहीं माना। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी 13 अप्रैल की घटना है। गुलावटी के पास एक गांव पड़ता है गलेंडी, वहां पर मेरी सिस्टर है। वो फरीदाबाद में रहती हैं, लेकिन जब मेरा भांजा आता है वहां पर गांव में, तो वो हमारे भांजे को वहां के लोग नेता बनाकर उसे आगे कर देते हैं, और वो थाने में पुलिस प्रशासन से सबसे लड़ जाता है। वहां उनकी जिद थी कि भाई हम यहाँ पर 14 अप्रैल की रैली निकालेंगे। तो मैंने कहा भाई 14 अप्रैल की रैली निकाल लेना, लेकिन उससे पहले एक आप कैडर करवा दीजिए अपने गांव में। तो उन्होंने 13 तारीख का वहां प्रोग्राम रख रखा था। हम बुलंदशहर से चलकर पहुंचे थे। प्रशासन के लोग वहां बैठे थे, SHO वहां पर बैठे हुए थे, क्योंकि मैं उन्हें फोन करके गया था, जी मैं वहां आ रहा हूं और आपसे मुलाकात करनी है। वहां जितनी भी बातें हुई, हमने महसूस किया कि गांव के जो बुजुर्ग वहां पर थे उन लोगों से भी हमने चर्चा की, तो उन सब का मत ये था कि भाई जब प्रशासन के लोग मने कर रहे हैं तो हमें झांकी नहीं निकालनी चाहिए। या बाबा साहब की भव्य स्टैचू लगी हुई है, यहाँ पर भी हम 14 अप्रैल मना सकते हैं। लेकिन हमारा भांजा उस बात को नहीं मान रहा था। तो जब मैंने उसे बैठा के समझाया कि आज तुम जिन अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हो परमिशन लेने के लिए, बाबा साहब की जयंती के लिए, अगर आपको कोई बात लगनी चाहिए, आपके दिमाग में कोई ठेस लगनी चाहिए, आपके दिल को कोई ठेस पहुंचनी चाहिए, तो इस बात की पहुंचनी चाहिए। आप जिस अधिकारी के सामने जा रहे हैं परमिशन के लिए और वो परमिशन नहीं दे रहा, आपको उसके मुंह पर जाकर ये कहना चाहिए कि कल मैं आपसे बड़ा अधिकारी बनूंगा और आप मुझसे परमिशन लेंगे कि ड्यूटी कहां लगानी है। अगर कर सकते हैं तो आप ये करके दिखाएं। मैंने अपने भांजे से कहा था अगर कर सकता है तो ये करके दिखा, क्योंकि बाबा साहब को बहुत सारे लोगों ने उकसाया था। बाबा साहब से बहुत सारे लोग लड़ना चाहते थे, बाबा साहब को बहुत सारे लोग विवादों में घेर रखना चाहते थे,
लेकिन बाबा साहब ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उन्होंने कहा जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा मेरी कलम वो काम कर देगी जो आपकी 1000 तलवारें नहीं कर पाएंगी। और बाबा साहब ने इस देश में वो करके दिखाया जो उनकी तलवारें आज भी शांत पड़ी हुई है। इसीलिए हम बहुत सारी चीजों को भूल जाते हैं। अभी घटना घटी आपके गांव में, सबको बाबा साहब याद आए, सब चाहते हैं कि भाई बाबा साहब ये कर गए, बाबा साहब वो हो गया, लेकिन यहां घटना के ठीक 2 दिन बाद आप सब बाबा साहब को भूल जाएंगे। क्या इस तरीके से परिवर्तन हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा कहना है कि जो बाबा साहब ने जो रास्ते दिए हैं आप उन पर चलें, अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं। मैं नहीं चाहता कि आपके बच्चों पर मुकदमे लगे। मुकदमे लगने से परिवार बेकार हो जाते हैं, और जब परिवार बेकार हो जाते हैं तो उसमें नुकसान किसको होता है? हमको और हमारे समाज को। इसीलिए आप पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, और जितनी भी माताएं, जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि यदि आप 3 टाइम खाना खाते हो तो 2 टाइम कर देना, 1 टाइम मत खाना, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना। ये मेरा उनसे निवेदन है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इसी जनपद बुलंदशहर में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां के लोग आज एसडीएम और आईपीएस आईएएस हैं। मजाल नहीं कि कोई उनके गांवों की तरफ और उनके परिवारों की तरफ या उस समाज की तरफ उंगली उठा दे। इसीलिए बाबा साहब ने भी कहा था कि मेरी जय जयकार करने से या मेरी फोटो पर माला अर्पण करने से आपका भला होने वाला नहीं है। आपका भला तब होगा जो मैंने आपको मार्ग दिखाया है, आप उस मार्ग पे चलेंगे। पढ़ाई लिखाई और मैंने अभी एक बात आपको बताई थी कि खुशियां उन्हें मनानी चाहिए जिनकी बहनों के साथ इस देश में अत्याचार ना हो रहे हो। एक तरफ हमारी बहन को लहू लोहान कर कर खेत में फेंक रखा है, और एक तरफ हम खुशियां कैसे मना सकते हैं? आप बताइए कैसे मना सकते हैं? लेकिन हम मना रहे हैं क्योंकि दर्द हमारा खुद का दर्द है, हमारे समाज का दर्द नहीं है। और जब तक आप समाज के दर्द को अपना दर्द नहीं समझेंगे, जब तक बंटवारा करते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे, तुम मेरे मरने पर मत आना, मैं तुम्हारे मरने पर नहीं जाऊंगा। समाज बढ़ता रहेगा, पिटता रहेगा, ठुकता रहेगा, और बाबा साहब का सपना इस देश में अधूरा का अधूरा रह जाएगा। इसलिए मेरा आपसे फिर कहना है, मैं अक्सर कहता हूं जब हम चर्चा करते हैं तो इनका गांव जालखेड़ा है, मैं इनसे कहता हूं इनका गांव बहुत मजबूत गांव है समाज के मामले में। ये जब चाहे जब वहां दूसरे समाज की थूक मार देते हैं, पीटा है कई बार इन्होंने, हम गए हैं खुद थाने में। लेकिन मैं फिर भी इनसे कहता हूं कि यदि आप सक्षम हैं तो आपका फर्ज बनता है कि आप दूसरे गांवों को भी सक्षम बनाएं। मेरा खुद का गांव ऐसा है, मुझे मौका मिलता है, देखिए वहां से चलकर हम यहाँ पहुंचे हैं। हमारा दर्द इतना है कि जिस तरीके से हम अपने गांव में सेफ रह रहे हैं, हमारे सभी समाज के लोग हर गांव में इस प्रदेश में सेफ रहे। ये दर्द यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, ये दर्द ही इन्हें रुकने नहीं देता, ये दर्द इन्हें रुकने नहीं देता। इसी सारी समस्याओं को अभी मैं बहुत सारी घटनाएं, अभी नजदीक के गांव में बुलंदशहर से सटा हुआ गांव है सुनहरा, वहां पर ठाकुर समाज के आते हैं लोग, गाड़ी लेकर आते हैं और गाड़ी हमारे समाज के लोगों पर चढ़ा जाते हैं। 1 महिला की जान चली जाती है और 3 लोग घायल हो जाते हैं। दूसरी घटना गांव टिटोटा की है, जहां पर हमारे समाज के एक व्यक्ति को गर्दन काटकर खेत में, मक्के के खेत में फेंक दिया जाता है। उससे पहले की घटना तीसरी जस्ट बुलंदशहर के नजदीक की गांव धमरावली गांव पड़ता है, वहां पर हमारे समाज की बारात जब चढ़ती है तो उन्हें ये बात शोभा नहीं देती और वो हमारे समाज के लोगों पर पथराव और डंडों से प्रहार कर देते हैं, जिनमें बहुत सारे लोग गंभीर रूप से गंभीर हो जाते हैं, चोट आ जाती है और बारात रोक दी जाती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं। अभी रात की बात है, जस्ट मैं पासव से लौट रहा था, खुर्जा पहुंचा था, तो फोन आता है कि भैया यहाँ बेरमपुरा गांव का एक वो है ठाकुर समाज का व्यक्ति और वो बाबा साहब को गाली देता है। तो मैंने उन्हें फोन करके कहा, भाई सेल्फ डिफेंस में हम सामने वाले की जान भी ले सकते हैं, मार भी सकते हैं, ये संविधान राइट्स देता है हमें। और मैंने कहा ईंट का जवाब जब तक पत्थर से नहीं दोगे तब तक पिटते रहोगे और छिदते रहोगे। तो इतना कहा और 250 लोग वहां इकट्ठे हो गए। अभी भी मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा जिसमें गवाह है ये। 250 लड़के वहां सब इकट्ठे हो गए और उसके घर पर पहुंचे तो किसी ने सूचना दे दी, घर का ताला लगा हुआ है कल से अब तक उसी घर का।
ताला लगा हुआ है। और जब प्रशासन से हमने कहा तो सुबह से वो लड़का बिठा रखा था